मैं शमशेर खान, सहाचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चूम। पिछली क्लास में अपन ने नया चैप्टर शुरू किया था उपवलय। उपवलय किसे कहते हैं? वलय आर का एक अरिक्त उपसमुच्चय एस आर का उपवलय कहलाता है यदि एस आर की संक्रियाओं के लिए स्वयं एक वलय हो। आर की संक्रियाओं के लिए मतलब एस आर की संक्रियाओं के लिए संवृत हो। एस आर की संक्रियाओं के लिए संवृत मतलब एस आर की संक्रियाएं एस में सुपरिभाषित हो। आर की संक्रियाएं एस में सुपरिभाषित हो मतलब एस के किन्हीं दो अवयवों के मध्य यदि संक्रिया लगाई जाए और जो रिजल्ट आता है, परिणाम प्राप्त होता है, वो भी एस का अवयव हो तो एस में संक्रियाएं सुपरिभाषित कहलाती है या एस संक्रियाओं के लिए संवृत कहलाता है। वलय आपने पढ़ रखी है। पिछली क्लास में अपन ने एक प्रमेय सिद्ध किया था कि आर का एक अरिक्त उपसमुच्चय एस आर का उपवलय होगा यदि और केवल यदि A belongs to S, B belongs to S, then A minus B belongs to S. दूसरा A belongs to S, B belongs to S, then AB belongs to S. या शॉर्ट में यदि अपन लिखें तो ये होगा A belongs to S, B belongs to S, then A minus B belongs to S and AB belongs to S. तो ये थ्योरम अपन ने प्रूव कर दी और अब आगे जो थ्योरम प्रूव करेंगे उसमें इस थ्योरम का उपयोग करेंगे। आज है प्रमेय सिद्ध कीजिए कि दो उपवलयों का सर्वनिष्ठ भी एक उपवलय होता है। सिद्ध कीजिए कि दो उपवलयों का सर्वनिष्ठ भी एक उपवलय होता है। प्रमाण: माना S1 तथा S2 किसी वलय R के दो उपवलय हैं। माना S1 तथा S2 किसी वलय R के दो उपवलय हैं। S1 और S2 उपवलय है, इसका मतलब क्या हो गया? S1 तथा S2 R के दो अरिक्त उपसमुच्चय हैं। S1 तथा S2 R के दो अरिक्त उपसमुच्चय हैं तथा S1 तथा S2 स्वयं भी R की संक्रियाओं के लिए एक वलय है। और वलय है तो इसमें S1 यदि वलय है तो इसमें योग संक्रिया का तत्समक विद्यमान होगा। S2 यदि वलय है तो योग संक्रिया का तत्समक इसमें विद्यमान होगा, अर्थात 0 बिलोंग्स टू S1 तथा 0 बिलोंग्स टू S2। देन 0 बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2। देन S1 इंटरसेक्शन S2 इज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, अर्थात S1 S2 अरिक्त है, साथ में S1 तथा S2 R के अरिक्त उपसमुच्चय है। इसका मतलब S1 इंटरसेक्शन S2 भी R का एक उपसमुच्चय होगा और इसे अरिक्त अपन ने प्रूव कर दिया, अर्थात S1 इंटरसेक्शन S2 R का एक अरिक्त उपसमुच्चय है। अब जो पिछली थ्योरम में जो कंडीशन थी उन्हीं को प्रूव कर देंगे और अपन कह देंगे कि S1 इंटरसेक्शन S2 उपवलय है। अब S1 इंटरसेक्शन S2 उपवलय है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो माना A, B बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2
ए और बी S1 इंटरसेक्शन S2 के अवयव है, ये मान लिया। और यदि ए और बी S1 इंटरसेक्शन S2 के अवयव हैं तो ए और बी S1 का अवयव होगा तथा ए और बी S2 का अवयव होगा। अब चूंकि S1 उपवलय है, चूंकि S1 उपवलय है, अतः A belongs to S1, B belongs to S1, then A minus B belongs to S1 तथा AB belongs to S1. A belongs to S2, B belongs to S2, then A minus B belongs to S2 तथा AB belongs to S2. फलतः A belongs to S1 intersection S2, B belongs to S1 intersection S2, then A minus B belongs to S1 intersection S2 तथा AB belongs to S1 intersection S2। परिणामतः S1 intersection S2 R का एक उपवलय है। S1 intersection S2 R का एक उपवलय है। परिणामतः S1 इंटरसेक्शन S2 R का एक उपवलय होगा। अब है उपक्षेत्र। यदि A प्लस डॉट एक क्षेत्र है तो एक अरिक्त उपसमुच्चय K को ऐप का उपक्षेत्र कहते हैं। यदि नंबर 1 K ऐप की संक्रियाओं के लिए संवृत हो, मतलब योग संक्रिया के लिए भी संवृत हो और गुणन संक्रिया के लिए भी संवृत हो, अर्थात x बिलोंग्स टू k, y बिलोंग्स टू k, देन x प्लस वाई बिलोंग्स टू k तथा एक्स वाई बिलोंग्स टू k। नंबर 2 k स्वयं भी इन प्रेरित संक्रियाओं के सापेक्ष एक क्षेत्र हो। k स्वयं भी इन प्रेरित संक्रियाओं के सापेक्ष एक क्षेत्र हो। देखो ये परिभाषा उपवलय की परिभाषा सेम उसी से मिलती जुलती है। वहाँ क्षेत्र लिया था और वहाँ ये था कि ये इन संक्रियाओं के लिए संवृत और स्वयं भी एक वलय हो, और यहाँ क्षेत्र का अरिक्त उपसमुच्चय ले रहे हैं। वहाँ वलय लिया और उसका अरिक्त उपसमुच्चय लिया और वो अरिक्त उपसमुच्चय आर की संक्रियाओं के लिए संवृत हो तथा स्वयं भी एक वलय हो, इन संक्रियाओं के लिए वलय हो। यह क्या है, एक क्षेत्र उपक्षेत्र की बात करते हैं तो क्षेत्र का एक अरिक्त उपसमुच्चय लेते हैं के, जो कि ऐप की संक्रियाओं के लिए संवृत हो तथा इन संक्रियाओं के लिए स्वयं भी एक क्षेत्र हो, तो उसे क्या कहते हैं, उपक्षेत्र। तो उपक्षेत्र किसे कहेंगे, यदि ए प्लस डॉट एक क्षेत्र है तो एक अरिक्त उपसमुच्चय के को ऐप का उपक्षेत्र कहते हैं। यदि के ऐप की संक्रियाओं के लिए संवृत हो, x अर्थात x बिलोंग्स टू k, y बिलोंग्स टू k, देन x प्लस y बिलोंग्स टू k तथा एक्स वाई बिलोंग्स टू k। नंबर 2 k स्वयं भी इन संक्रियाओं के लिए या इन संक्रियाओं के सापेक्ष एक क्षेत्र हो। अब है अभाज्य क्षेत्र। यदि किसी क्षेत्र ऐप का कोई भी उचित उपक्षेत्र नहीं हो तो ऐसे क्षेत्र को अभाज्य क्षेत्र कहते हैं। यदि किसी क्षेत्र का कोई भी उपक्षेत्र नहीं हो तो ऐसे क्षेत्र को अभाज्य क्षेत्र कहते हैं। वलय समाकारिता, माना आर तथा आर डैश दो वलय है तथा प्रतिचित्रण ऐप आर से आर डैश वलय समाकारिता कहलाता है। यदि ऐप ए प्लस बी इजकल टू ऐप ए प्लस ऐप बी इजकल टू ऐप ए प्लस ऐप बी। नंबर 2 ऐप ए बी इजकल टू ऐप ए ऐप बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। वलय समाकारिता, माना
आर तथा आर डैश दो वलय है तो प्रतिचित्रण ऐप आर से आर डैश वलय समाकारिता कहलाता है। यदि एफ ए प्लस बी इजकल टू एफ ए प्लस एफ बी। नंबर 2, एफ ए बी इजकल टू एफ ए एफ बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। ये समाकारिता कितने प्रकार की होती है? जितने प्रकार का प्रतिचित्रण। विकर्ण की समाकारिता, यदि एफ एक की हो तो एक की समाकारिता। और एफ को एक की कैसे प्रूव करते हैं? किन्हीं दो अवयवों के लिए यदि फलन का मान बराबर हो तो वो अवयव भी बराबर होते हैं। मतलब एफ ए इजकल टू एफ, किन्हीं दो अवयवों के लिए ए और बी के लिए एफ ए इजकल टू एफ बी लेते हैं और ए इजकल टू बी प्रूव कर देते हैं तो अपन कहते हैं कि ये फलन एक की है। और यदि एफ प्रतिचित्रण एफ आर से आर डैश एक की हो तो इसे एक की समाकारिता कहते हैं। आच्छादित समाकारिता, यदि एफ आच्छादित हो तो इसे आच्छादित समाकारिता कहते हैं। और यदि एफ आर से आर मतलब आर डैश प्रतिचित्रण आर से आर डैश समाकारिता है, साथ में वह एक की वह आच्छादित है तो उसे एक की आच्छादित समाकारिता कहते हैं। यहाँ बात आ गई आच्छादित समाकारिता। आच्छादित समाकारिता का मतलब है यदि एफ आर से आर डैश में एक प्रतिचित्रण है तो एफ आच्छादित कहलाएगा यदि आर डैश के प्रत्येक अवयव का आर में पूर्व प्रतिबिंब हो। आर डैश के प्रत्येक अवयव का आर में पूर्व प्रतिबिंब हो, मतलब आर डैश में कोई भी अवयव फ्री छुटा हुआ नहीं हो। और फिर पहले भी मैंने आपको ये आच्छादित के बारे में बहुत अच्छी तरह बताया, मैं बार बार बताता रहता हूँ, तो आप इसे ध्यान दें। धन्यवाद।